Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is about project time management. First of all, we recap the previous lecture. In previous lecture, we also discussed the same concept, that is the project time management. We discussed different key processes of time management. The first one was defining activities. और इसके अंदर हमने बात की थी एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन करने की और उससे रिलेटेड डिफरेंट जो फीचर्स हैं लाइक द एक्टिविटी नेम, आइडेंटिफायर, हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम वन एक्टिविटी टू द अदर एक्टिविटी, और क्या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं लाइक द स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द एक्टिविटी. और जो सेकंड की प्रोसेस था वो हमने डिस्कस किया सीक्वेंसिंग द एक्टिविटीज़, और इसके अंदर हमने बात की थी हाउ टू डिटरमिन द डिपेंडेंसीज बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं डिपेंडेंसीज़ की, उसको हमने डिस्कस किया था. मैंडेटरी, डिस्क्रिशनरी एंड द एक्सटर्नल. मैंडेटरी के अंदर हमने कहा था कि ये हार्ड लॉजिक डिपेंडेंसीज होती हैं बिटवीन द टास्क और एक्टिविटीज़, और फिर डिस्क्रिशनरी जो कि चेंज हो सकती हैं, और दैट इज़ आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट लॉजिक डिपेंडेंसी. एंड द थर्ड वन वाज एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल में हमने कहा था कि जो डिफरेंट डिपेंडेंसीज आउटसाइड द प्रोजेक्ट हैं वो हम उनको इस कैटेगरी के अंदर कंसीडर करते हैं. और फिर हमने ये भी बात की थी कि जब हम सीक्वेंसिंग द एक्टिविटीज़ की बात करते हैं और उसके अंदर रिलेशनशिप को जो है डिटरमिन करते हैं, तो उसके साथ साथ उसके रीजंस जो हैं डिपेंडेंसीज की उसको भी इवैल्यूएट करते हैं. थर्ड प्रोसेस वाज टू एस्टिमेट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी, और उसके अंदर हमने बात की थी डिफरेंट रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स की, और मेनली बात की हमने ह्यूमन रिसोर्स की कि वो क्वाइट क्रिटिकल रिसोर्स है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, और हम फिर रिसोर्स को जो है वो क्लासिफाई करते हैं थ्रू रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, और उसके अंदर हम कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बनाते हैं. जैसे कि मैंने वो एग्जांपल दी थी कि प्रोग्रामर की कैटेगरी है, और फिर उसमें जो सब कैटेगरीज हो सकती हैं वो जावा प्रोग्रामर हो सकती है, वो वेब डेवलपर हो सकती है, वो .NET प्रोग्रामर हो सकती है, एंड सो ऑन. और हम जब एक्टिविटी रिसोर्सेज को जो है एस्टिमेट करते हैं तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट जो होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको भी अपडेट करते हैं. फिर हमने ड्यूरेशन एस्टिमेट करने की बात की थी, और उसके अंदर हमने बात की थी कि ड्यूरेशन और एफर्ट जो है दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. ड्यूरेशन इज़ रिलेटेड टू द टाइम और एफर्ट इज़ रिलेटेड टू द वर्क रिक्वायर्ड टू डू दैट स्पेसिफिक टास्क. और एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट्स को हम जो एज ए आउटपुट जो है हमारे पास आते हैं जब इस प्रोसेस को जो हम कंप्लीट कर लें. और फिर इसके अंदर हमने बात की थी कि तीन डिफरेंट तरह के जो है वो एस्टिमेट्स हो सकते हैं. फर्स्ट वन वाज द ऑप्टिमिस्टिक, और सेकंड वन वाज द मोस्ट लाइकली, एंड द थर्ड वन वाज द पेसिमिस्टिक. और इसको अदर वर्ड्स हमने कहा था कि बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस भी कह सकते हैं, और ये भी हमें ज़्यादा अच्छे रियलिस्टिक एस्टिमेट में हेल्प करते हैं. आज हम इसको देखेंगे जब हम पर्ट चार्ट को डिस्कस करेंगे. और फिर उसके बाद हमने स्केड्यूल डेवलप करने की बात की थी, और उसके अंदर हमने कहा था कि जब ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो प्रोजेक्ट स्केड्यूल जो है वो डॉक्यूमेंट हमें मिलता है एज ए आउटपुट, और डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हुए जो है प्रोजेक्ट स्केड्यूल जो है वो डेवलप कर सकते हैं. और एक टूल को हमने जो कि बहुत कॉमन यूज़ होता है डिस्कस किया था, एंड दैट वाज गैंट चार्ट. और गैंट चार्ट को हमने बताया था कि कैसे टास्क या एक्टिविटीज़ को बार के फॉर्म में दिखाया जाता है, इसलिए इसको बार चार्ट भी कहते हैं. और फिर डिफरेंट नोटेशंस जो है वो डिस्कस की थी, और हमने ये डिस्कस किया था कि इसके अंदर एक्टिविटीज़ या टास्क को जो है उसकी डिपेंडेंसीज को भी शो किया जा सकता है, माइलस्टोन्स को भी बताया जा सकता है, और भी
समरी टास्क को भी जो है वो भी डिफ़ाइन किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम कुछ और टूल्स डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट स्केड्यूल डेवलपमेंट के हवाले से, और फिर फाइनली बात करेंगे प्रोजेक्ट स्केड्यूल कंट्रोल के हवाले से। बिफोर वी मूव टू अनदर टूल, वी discuss an alternate of the Gantt chart and that is called the tracking Gantt chart। और इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि something that may help us in tracking, और वो इसमें हम ये देखते हैं कि Gantt chart जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था उसमें जस्ट हमारी प्लान डेट्स थी कि कोई एक्टिविटी जो है वो कब से कब तक परफॉर्म होगी, लेकिन जब हम ट्रैकिंग Gantt चार्ट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास न सिर्फ प्लान डेट्स होती हैं बल्कि हम एक्चुअल जो डेटा होता है वो भी इंटर करते हैं एक्चुअल डेट्स को, और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं कि क्या हमारी प्लान डेट्स थी और किस हद तक हमने उनको अचीव किया। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत पीछे रह गए अपने स्केड्यूल से, या फिर हम ऑन द टाइम हैं, या हम बहुत रेयर चांस है कि हम सारी एक्टिविटीज़ को बिफोर टाइम हम परफॉर्म कर लें। और डेफिनेटली ये हमें हेल्प करता है प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उसको एवेलुएट करने में, और फिर उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लान जो स्केड्यूल डेट्स होती हैं उनको बेसलाइन डेट्स भी कहा जाता है, और जो इंटायर जो प्रोजेक्ट जो स्केड्यूल होता है जो हमने प्लान किया होता है उसको बेसलाइन स्केड्यूल भी कहते हैं। तो बेसलाइन डेट्स वर्सेस एक्चुअल डेट्स, दैट इज़ द एक्चुअल कंपैरिजन जो कि हमें ट्रैकिंग Gantt चार्ट के अंदर नज़र आता है। और डेफिनेटली जब हम इसको ड्रा करते हैं तो विजुअलाइज कर सकते हैं एंड क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। इस स्लाइड के ऊपर आप एक ट्रैकिंग Gantt चार्ट की एग्जांपल देख सकते हैं, और ये भी आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक से पेज नंबर 227 से ली गई है फिगर। इसमें देखें आपके हमारे पास कुछ टास्क गिवन है, जैसे कि मेन टास्क है, फिर उसके अंदर कुछ सब टास्क हैं, फिर मेन टास्क 2 एंड सो ऑन। तो अब अगर आप इसके ऊपर देखें कि टॉप के ऊपर हमारे पास मंथ्स हैं, फिर डेट्स हैं, तो फर्स्ट जो हमारा माइलस्टोन है वो हमें वाइट कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, डायमंड बॉक्स, और ये हमें बता रहा है कि ये प्लान किया गया था एक्चुअल। इसको एक्चुअल प्लान की बजाय ये कहता हूँ कि जो जस्ट प्लान माइलस्टोन था कि इस डेट के ऊपर हमारा प्लान होगा, और फिर अगर ये अपने टाइम के ऊपर नहीं हुआ तो जब ये माइलस्टोन अचीव हो गया तो वहाँ पे हमें इसको ब्लैक में डिस्प्ले किया है। अगर इसको आप नीचे ज़रा देखें जहाँ पे रो नंबर 10 के अगेंस्ट जो है एक मेन टास्क 2 के अंदर जो सब टास्क है डिलीवरेबल 2, उसमें वाइट डायमंड बॉक्स और फिर ब्लैक डायमंड बॉक्स दिखाया गया। वो पहले वाला जो डायमंड बॉक्स है वो हमें ये बता रहा है कि वो शायद अभी तक जो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी वाइट के अगेंस्ट एक ब्लैक डायमंड बॉक्स दिया गया है, और ये हमें बता रहा है कि इस माइलस्टोन को हमने जो अचीव किया है, जो प्लान किया था उससे हमने इसको देर से या लेट इसको अचीव किया है। इसी तरह से अगर समरी टास्क को देखें, पहला जो मेन टास्क है तो इसके अंदर मेन टास्क 1, इसके अंदर आपको स्ट्रिप बार नज़र आ रही है, इसके हॉरिजॉन्टल लाइंस वर्टिकल लाइंस हैं, और वर्टिकल लाइंस के बाद फिर जो है आपको जो इसका एरो हेड है जो एंड के ऊपर एक वाइट नज़र आ रहा है और एक ब्लैक नज़र आ रहा है। तो वाइट मीन्स कि यहाँ पे एक्चुअल प्लान किया गया था, जबकि ब्लैक हमें ये बता रहा है कि ये यहाँ पे जाके इनफैक्ट कंप्लीट हुआ है। तो ये भी हमें बता रहा है कि ये समरी टास्क भी देर से कंप्लीट हुआ है। इसी तरह से जो डिफरेंट टास्क हैं जैसे सब टास्क 1.2, इसमें देखें जो प्लान डेट्स हैं वो ऊपर लाइट कलर का बार है, और उसके नीचे जो है एक्चुअल बार बता रहा है एक्चुअल डेट्स को कि कब ये स्टार्ट हुआ। प्लान डेट के ऊपर ही स्टार्ट हुआ जो इनिशियल इसकी डेट थी, स्टार्टिंग डेट, लेकिन जो इसकी कंप्लीशन डेट थी ये उसके बाद जाके कंप्लीट हुआ है। इसीलिए जो डार्क बार है वो उस प्लान बार से आगे गया हुआ है, और इसके आगे हमें परसेंटेज में नंबर नज़र आ रहे हैं। तो 100% मीन्स कि 100% कंप्लीट हो गया है, और कुछ और माइलस्टोन्स के साथ हमें डेट्स नज़र आ रही हैं जो कि हमें ये बता रही हैं
कि कब प्लान किए गए थे और वो एक्चुअल परफॉर्म नहीं हो सके या अचीव नहीं हो सके, और उसको हमने यहाँ पे स्लिप्ड माइलस्टोन का है और ब्लैक डायमंड के थ्रू हमने बताया है कि ये किस टाइम के ऊपर हमें अचीव हुए। अब हम एक और मेथड की बात करते हैं जो कि प्रोजेक्ट स्केड्यूल एस्टिमेशन में हमें हेल्प आउट करता है, और वो है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड इज आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, और ये भी नेटवर्क डायग्रामिंग टेक्निक है। उसी तरह से हम इसको ड्रा करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जो है वो शो करते हैं, और इसके अंदर हम प्रिडिक्ट करते हैं टोटल जो ड्यूरेशन है किसी भी प्रोजेक्ट की उसको। और क्रिटिकल पाथ जो है वो क्या होता है, जो कि पहले भी हमने पिछले लेक्चर में भी उसका जिक्र किया था। क्रिटिकल पाथ इज़ इन फैक्ट द लॉन्गेस्ट पाथ जो कि उस डायग्राम के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि वो अर्लीस्ट टाइम होता है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। दो डिफरेंट बातें हैं। लॉन्गेस्ट पाथ नेटवर्क के ऊपर, उस डायग्राम के ऊपर की बात हो रही है, और अर्लीस्ट टाइम जो है वो टाइम डायमेंशन है। आगे हम एक एग्जांपल के जरिए इसको देखेंगे कि कैसे ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं एंड हाउ दीज डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड। और फिर उसके बाद हमने इसमें देखना है कि कैसे जो है इसको जो है मॉनिटर किया जाए और फ्रीक्वेंटली जो है इसको अपडेट किया जाए अगर प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस अकर होती हैं, स्पेशली क्रिटिकल जो पाथ है उसके ऊपर। और क्रिटिकल पाथ जो है इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि ये वो पाथ है, वो एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर हमारे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिल्कुल लीस्ट है, या हम कह सकते हैं कि लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्री टाइम, जिसको स्लैक या फ्लोट भी कहते हैं। स्लैक को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग एनी सक्सीडिंग एक्टिविटी आर द प्रोजेक्ट फिनिश डेट। जब हम एक नेटवर्क डायग्राम क्रिटिकल पाथ की हम बात करते हैं, क्रिटिकल पाथ मॉडल में जब हम ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को, तो मल्टीपल टास्क जो है वो पैरेलल में हो रहे होते हैं और मल्टीपल पाथ्स बनते हैं उस नेटवर्क डायग्राम के ऊपर, और उसके अंदर जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है या वो पाथ जिसके ऊपर क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जो या टास्क होते हैं उसको जो है हम मॉनिटर करते हैं, उसको हम देखते हैं, और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है क्रिटिकल पाथ को, उसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट ये है कि आप नेटवर्क डायग्राम को ड्रा करें, एक अच्छी नेटवर्क डायग्राम जो है वो बनाएं, और फिर उसके बाद आप एक्टिविटी की जो ड्यूरेशंस हैं वो एस्टिमेट करें, और फिर हर पाथ के ऊपर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके जो ड्यूरेशंस हैं उनको सम अप करें, और जो सम अप के बाद जो लॉन्गेस्ट पाथ है जिसके ऊपर आपको सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है आफ्टर समिंग अप दोस ड्यूरेशंस, वो जो है लॉन्गेस्ट पाथ है या वो क्रिटिकल पाथ है। इस स्लाइड के ऊपर देखें, एक एग्जांपल गिवन है कि हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ये अगेन नोड्स हैं और एरो के ऊपर जो है वो एक्टिविटीज़ दी गई हैं। जैसे कि हमने हमने एक्टिविटी ऑन एरो डायग्रामिंग मेथड देखा था और उसको डिस्कस किया था, वही एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है कि क्रिटिकल पाथ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसमें देखें कि नोड 1 से नोड 8 तक जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, वो है A, D, H एंड J, and the time required to perform these all activity is 1 + 4 + 6 + 3 days। तो टोटल 14 days required है इस पाथ के ऊपर एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने के या कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह से दूसरा पाथ देखें B, E, H और J, और इसके ऊपर जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज 16 days। तीसरा पाथ पॉसिबल पाथ जो है वो है B, F एंड J, और इसके ऊपर जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज 9 days। एंड देन वी हैव C, G, I एंड J, और अगर इसको देखें हम ऐड करें, वी नीड 14 days टू कंप्लीट द टास्क और एक्टिविटीज ऑन दिस पाथ, जिसको हमने पाथ 4 कहा है यहाँ पे।
अब अगर आप इनकी ड्यूरेशंस देखें पाथ 1, 2, 3 एंड 4 के ऊपर, तो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो है 16 डेज ऑन पाथ 2, BEHJ। तो ये लॉन्गेस्ट पाथ है और ये अर्लीस्ट टाइम है जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो सकता है। लॉन्गेस्ट टाइम इन द सेंस कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए परफॉर्म करने के लिए, और ऑब्वियसली ये शॉर्टेस्ट टाइम भी है। जब तक ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं होंगी तब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये शॉर्टेस्ट टाइम या अर्लीस्ट टाइम है, लेकिन इस लॉन्गेस्ट पाथ है इस नेटवर्क डायग्राम का। तो इसको आप क्लियरली अंडरस्टैंड करें, एक चीज़ पाथ है और दूसरी चीज़ जो है वो ड्यूरेशन है। पाथ लॉन्गेस्ट है लेकिन जो ये टाइम इसके ऊपर रिक्वायर्ड है वो शॉर्टेस्ट या अर्लीस्ट टाइम है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और इसीलिए ये ज़्यादा क्रिटिकल है कि अगर इसके ऊपर कोई एक्टिविटी डिले होती है तो ऑब्वियसली ये बाद वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें डिले होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ क्रिटिकल पाथ मेथड से रिलेटेड इश्यूज़ की, और इसमें जो पहली बात जो है, जो पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो ये है कि कैसे इसको इफेक्टिवली मैनेज किया जाए क्रिटिकल पाथ को। और यहाँ पे एक एग्जांपल मैं कोट करना चाह रहा हूँ जो कि बुक में गिवन है कि एप्पल कंप्यूटर प्रोजेक्ट ने जो है अपने जो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ थी उसको कैसे मैनेज किया और कैसे उसको सक्सेसफुली परफॉर्म किया। दे टुक स्टफ्ड गोरिल्ला, एक खिलौना ले लिया, गोरिल्ला बना है, और उसको वो उस जो भी स्पेसिफिक एक कोई भी रिस्पॉन्सिबल है एक्टिविटी को परफॉर्म करने का क्रिटिकल पाथ के ऊपर, उसके क्यूबिकल के ऊपर उसको प्लेस कर दिया ताकि सबको पता चल जाए, और सबको ये इन्फॉर्म कर दिया, बता दिया, कम्युनिकेट कर दिया कि गोरिल्ला जो है जिसके क्यूबिकल के ऊपर नज़र आ रहा है इस वक्त वो कोई क्रिटिकल एक्टिविटी कर रहा है दैट इज़ ऑन द क्रिटिकल पाथ, जिसके अंदर टाइम का कंस्ट्रेंट है। अगर वो डिले होती है तो सारा प्रोजेक्ट डिले होगा। तो उसको प्लेस करने से ये हुआ कि लोग जो है, जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, वो उसको कम से कम डिस्टर्ब करेंगे। मतलब अगर इफ डीम्ड नेसेसरी देन दे विल डिस्टर्ब हिम और हर, अदरवाइज दे विल अवॉइड इट। तो ये एक ऐसा मतलब एक क्रिएटिव वे था जिसके थ्रू एप्पल कंप्यूटर्स वालों ने अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज किया उन एक्टिविटीज़ को जो कि क्रिटिकल पाथ के ऊपर थी। नाउ वी डिस्कस सम कन्फ्यूजन्स अबाउट क्रिटिकल पाथ। पहली कन्फ्यूजन जो मैंने भी यहाँ पे अभी टर्म यूज़ की कि क्रिटिकल टास्क, बट इट डजेंट मीन कि वो इन रियल सेंस क्रिटिकल है। क्रिटिकल टास्क में उन्हें इसलिए कह रहा था कि दे एग्जिस्ट ऑन द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो है जो टास्क हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनको बहुत कोई स्पेसिफाइड रिसोर्सेज चाहिए या वो बहुत कोई डिफरेंट या डिफ़िकल्ट टास्क हैं। वो क्वाइट नॉर्मल टास्क हो सकते हैं, जैसे कि बुक के अंदर एक एग्जांपल दी गई है कि पार्क एक आप डेवलप कर रहे हैं, एक पार्क बना रहे हैं, और उस पार्क के अंदर जो है यू वांट टू ग्रो द ग्रास, और डेफिनेटली पार्क का एरिया बड़ा है, तो ग्रोइंग द ग्रास इज़ लाइक अ टास्क दैट इज़ ऑन क्रिटिकल पाथ। अब ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जो कि जिसके लिए कोई हमें यूं कहें कि कोई बहुत स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज चाहिए या कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन ये ऐसा टास्क है जो कि जिसको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो टास्क हैं नॉट नेसेसरली कि वो इटसेल्फ भी क्रिटिकल होंगे, वो क्वाइट कॉमन टास्क हो सकते हैं। सेकेंडली कि क्रिटिकल पाथ जो है ये कंसर्न इसका है टाइम के साथ। हम जब बात करते हैं कि ये लॉन्गेस्ट पाथ है तो साथ ही हम ये कहते हैं कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, और ये इन सब का टाइम जो कंबाइन टाइम है दैट इज़ द शॉर्टेस्ट टाइम, और ये शॉर्टेस्ट टाइम जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर इसके ऊपर कोई एक्टिविटी डिले होगी तो ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। और क्रिटिकल पाथ शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, जैसे बहुत सारे और
डोमेन से अंदर जो है हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं, ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं। या अगर हमने एक्सपोज एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम वहाँ पे ये देखते हैं कि शॉर्टेस्ट रूट क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, उस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर पहुँचने का। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है वो शॉर्टेस्ट पाथ इन टर्म्स ऑफ टाइम है कि ये मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। और इसका दूसरी तरह के जो शॉर्टेस्ट पाथ है जो हमारी एक वैसे अंडरस्टैंडिंग है दूसरी डोमेन्स के अंदर, उसका इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दी ग्रोइंग ग्रास की। और एक और कन्फ्यूजन ये है, क्या एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही क्रिटिकल पाथ होगा? देयर इज पॉसिबिलिटी टू हैव मोर देन वन क्रिटिकल पाथ। तो आपके ख्याल में क्या होगा? जी, ऑब्वियसली देयर इज चांस टू हैव मोर देन वन क्रिटिकल पाथ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ऐसा पाथ है जिसके ऊपर जो एक्टिविटीज़ को ज़्यादा टाइम चाहिए। कुछ और एक्टिविटीज़ ऐसी हो सकती हैं जो किसी और पाथ के ऊपर हों और उन दोनों की ड्यूरेशन एक जैसी हो। तो दोनों पाथ जो हैं अगर वो सेम ड्यूरेशन के हैं तो वो दोनों क्रिटिकल पाथ हैं और हमें उन दोनों को मॉनिटर करना होगा कि दोनों सही अपने टाइम के ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं। अगर दोनों पाथ के ऊपर किसी भी एक्टिविटी के अंदर डिले होगा तो वो अल्टीमेटली सारे प्रोजेक्ट को डिले करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि क्रिटिकल पाथ क्या स्टैटिक है, वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एक ही रहता है या टेंडेंसी है कि वो चेंज हो जाएगा? तो इसका आंसर ये है कि देयर इज क्वाइट चांस ऑफ चेंजिंग क्रिटिकल पाथ, क्योंकि एक जो है क्रिटिकल पाथ है उसको आप प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जो एक और पाथ है जिसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ डिले हुए जा रही हैं और उनको आपने उस तरह से प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं किया, तो ये हो सकता है कि अब वहाँ पे जो टाइम रिक्वायर्ड है एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने का वो बढ़ जाए उस टाइम से जो कि क्रिटिकल पाथ के ऊपर इनिशियली एक्टिविटीज़ को चाहिए था। तो अगर ऐसा है तो फिर वो जो नया पाथ है जिसके अंदर अब एक्टिविटीज़ डिले हुई हैं किसी वजह से और उसको ज़्यादा टाइम चाहिए एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल क्रिटिकल पाथ, तो अब ये क्रिटिकल पाथ चेंज हो गया है एंड यू हैव टू मॉनिटर दोस न्यू क्रिटिकल पाथ। वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे क्रिटिकल पाथ मेथड को यूज़ कर सकते हैं स्केड्यूल ट्रेड ऑफ्स के लिए, कि हम टाइम के और जो बाकी रिसोर्सेज हैं उसके बीच में अगर हम ट्रेड ऑफ करना चाहें, और मेनली अगर इसको देखा जाए तो टाइम और कॉस्ट का ट्रेड ऑफ होगा। अगर हमने टाइम को कम करना है तो हमें कॉस्ट को बढ़ाना होगा, और अगर हम कॉस्ट को कम करते हैं तो क्वाइट पॉसिबल कि टाइम बढ़ जाए। तो जो क्रिटिकल टास्क या क्रिटिकल टास्क की वजह मैं ये कहता हूँ कि जो भी टास्क हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं क्रिटिकल पाथ के ऊपर, इफ़ दे आर बिहाइंड द स्केड्यूल, अगर हम वहाँ पे हम लैग कर रहे हैं अपने स्केड्यूल में, तो फिर हमें देखना होगा कि हम कैसे दोबारा उसको ऑन ट्रैक ला सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा जल्दी अपने प्रोजेक्ट को और उन एक्टिविटीज़ को जो कि क्रिटिकल पाथ के ऊपर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके लिए ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट मैनेजर है स्पेशली और इन जनरल प्रोजेक्ट टीम का जो है प्रोएक्टिव होना ज़रूरी है। अगर वो एक्टिवली मॉनिटरिंग करेंगे और देखते रहेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से वो असेस कर सकते हैं और टाइमली डिसीजंस ले सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल टेक्निक्स टू डू दिस ट्रेड ऑफ? तो पहली जो टेक्निक है दैट इज़ फ्री स्लैक और फ्लोट। ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, ये इस आइडिया को समझना ज़रूरी है। पहले भी हमने फ्लोट की बात की थी, इधर हम दोबारा ये बात कर रहे हैं कि फ्री स्लैक जो है और फ्री फ्लोट, दैट फ्री फ्लोट, इस यहाँ से दोबारा बोल रहा हूँ जी, पहले भी हमने बात की थी, अब हम दोबारा इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि फ्री स्लैक और फ्री फ्लोट से क्या मुराद है। द अमाउंट ऑफ टाइम एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द अर्ली स्टार्ट
डेट ऑफ एनी इमीडिएटली फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो कोई भी एक एक्टिविटी जो कि डिले की जा सकती है विदाउट डिलेइंग द, जो कि इमीडिएट उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसके बाद जिन्होंने स्टार्ट होना है, उसको डिले किए बगैर अगर हम उसको डिले कर सकते हैं तो ये फ्री फ्लोट है या फ्री स्लैक है। और इसी तरह से हम ये भी इसमें देखते हैं कि अर्ली स्टार्ट डेट इज़ द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम टू स्टार्ट एन एक्टिविटी, कि आपके पास कुछ ऐसा मार्जिन है जिसके अंदर आप किसी एक्टिविटी को पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले तो नहीं हो सकती, लेकिन प्रोजेक्ट जब एक स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन जब उसकी या जब इनिशिएट होगा, तो उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ को हम पहले कर सकते हैं, कुछ को बाद में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल स्लैक या टोटल फ्लोट की। और ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ टाइम एक्टिविटी कैन बी डिलेड फ्रॉम इट्स अर्ली स्टार्ट विदाउट डिलेइंग द प्लान्ड प्रोजेक्ट फिनिश डेट। पहले हमने बात की थी कि इमीडिएट एक्टिविटीज़ की, और अब हम बात कर रहे हैं कि जो प्लान्ड प्रोजेक्ट डेट्स हैं, तो कोई एक्टिविटी जो अगर इतनी डिले की जा सकती है कि जो कि अफेक्ट ना करे प्रोजेक्ट की जो भी फिनिश डेट है प्लान, दैट इज कॉल्ड टोटल स्लैक और टोटल फ्लोट। हाउ वी कैन यूज दिस फ्री स्लैक or total slack? The project manager's task is to do forward and backward pass, और forward और backward pass के अंदर जो है हम कैलकुलेट करते हैं इस फ्री और टोटल स्लैक को। और फॉरवर्ड पास क्या होता है? फॉरवर्ड पास मीन्स के अर्ली स्टार्ट एंड फिनिश डेट फॉर ईच एक्टिविटीज आर कैलकुलेटेड, आर एस्टिमेटेड। और बैकवर्ड पास के अंदर क्या करते हैं कि जो लेट स्टार्ट होते हैं और या लेट फिनिश डेट होती है, हम उसको देखते हैं। हियर इज एन एग्जाम्पल। इस स्लाइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि एक स्टार्टिंग है हमारे पास नोड, और फिर 3 different activities A, B and C with the time required 5, 7 and 10 days. A को 5 days चाहिए, C को 7 days and B को 5 days। और इसके अंदर देखें कि ऊपर जो टॉप के ऊपर 2 वैल्यूज दी गई हैं वो अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश है, और जो बॉटम के ऊपर दिए गए हैं वो लेट स्टार्ट और लेट फिनिश है। तो अगर आप A और C को देखें तो यहाँ पे हमें जो टाइम रिक्वायर्ड है 5 + 7 दैट इज 12 डेज, जबकि अगर दूसरे पाथ के ऊपर देखें B और C को जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज 17। तो अब ये लॉन्गेस्ट पाथ है हमारे पास 10 + 7 वाला, और जबकि जो A to C है वो रिलेटिवली शॉर्ट है, तो हमारे पास जो डिफरेंस है दैट इज 5 डेज। इट मीन्स कि हम A और C के ऊपर जो है एक्टिविटीज़ को कुछ डिले कर सकते हैं। और अगर अब आप दोबारा इस नोट को देखें A को, ये जो बॉक्स बना है यहाँ पे देखें हमारे पास अर्ली स्टार्ट जो है दैट इज़ 0 और अर्ली फिनिश जो है वो 5 है, कि हम पहले डे 1 के ऊपर स्टार्ट करें और फर्स्ट 5 डेज के अंदर इसको कंप्लीट कर लें। लेकिन इसके अर्ली स्टार्ट डेट के अलावा जो है नीचे अगर देखें तो लेट स्टार्ट और लेट फिनिश भी है। तो यहाँ हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन है कि हम इसको लेट स्टार्ट करें। हम इसको अगर डे 5 के ऊपर भी स्टार्ट करें तो डे 10 के ऊपर इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखें कि हम किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ को बेस्ड ऑन अदर एक्टिविटीज़ टाइम, कि वहाँ पे अगर उनके पास फ्री टाइम नहीं है और वो क्रिटिकल पाथ के ऊपर हैं, तो लेकिन कुछ और दूसरे पाथ जो कि नॉन क्रिटिकल हैं वहाँ पे एक्टिविटीज़ को डिले किया जा सकता है, जो कि प्रोजेक्ट को डिले ना करें, ना ही जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनको डिले करें। इसीलिए देखें सी में अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट दोनों जो है वो 10 है, क्योंकि इसको 7 डेज चाहिए। तो जो मैक्सिमम डिले हो सकता है विदाउट डिलेइंग द एक्टिविटी सी फॉर ए वो 5 डेज ही है। क्रिटिकल पाथ मेथड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टू शॉर्टन द प्रोजेक्ट स्केड्यूल, ये डिस्कशन है हमारी। और इसके अंदर एक जो ऑब्वियस सा पॉइंट है वो ये है कि स्टेक होल्डर्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू शॉर्टन द प्रोजेक्ट स्केड्यूल। हर एक चाहता है कि 10 अगर
दिनों का काम है तो वो 5 दिनों में हो जाए, 7 दिनों में हो जाए या 8 दिनों में हो जाए, तो ऑब्वियसली ये हर एक की ख्वाहिश होती है कि टाइम कम से कम जो है वो स्पेंड हो। और डिफरेंट हमारे पास कंप्रेशन टेक्निक्स हैं टू रिड्यूस द टाइम, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। और उसके अंदर जो है एक एक्टिविटी जो है वो एक टेक्निक ये है कि हम ज़्यादा रिसोर्सेज को ऐड करें क्रिटिकल पाथ के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि हम स्कोप को चेंज करते हैं। स्कोप में अगर हम किसी चीज़ के कोई भी एक्टिविटी है उसको मिनिमाइज कर दें स्कोप को, तो ऑब्वियसली जो टाइम उसके लिए रिक्वायर्ड होगा वो कम चाहिए होगा। और एक और टेक्निक क्रैशिंग। और क्रैशिंग क्या होता है, अगेन के कॉस्ट और टाइम का ट्रेड ऑफ होता है आमतौर पे। तो क्रैशिंग के अंदर हम ये करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को या कुछ और रिसोर्सेज जो कि एक्स्ट्रा हम ले लें किसी एक्टिविटी के लिए, और उस टास्क को, उस एक्टिविटी को जल्दी परफॉर्म कर लें। इसका ऑब्वियस एडवांटेज ये होगा कि स्केजुअल कंप्रेशन हो जाएगी, लेकिन हमें कॉस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आइडियल सिनेरियो के अंदर हमें ग्रेटेस्ट स्केजुअल कंप्रेशन चाहिए विद द लीस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट। एक और टेक्निक है दैट इज कॉल्ड फास्ट ट्रैकिंग। और फास्ट ट्रैकिंग के अंदर जो है हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को पैरेलल में करते हैं। समटाइम्स एक्टिविटीज़ जो है वो सीक्वेंशियल होती हैं, और वो सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ को पैरेलल भी किया जा सकता है। तो अगर हम एक साथ जो है एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करेंगे तो स्केजुअल को जो है हम शॉर्ट कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर हम कहें कि जी पहले हम सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे, और फिर उसके बाद जो है कोड करेंगे, डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, तो ये एक सीक्वेंशियल अप्रोच होगी। लेकिन जो आजकल जैसे होता है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि एक्टिविटीज़ पैरेलल में हो रही होती हैं, एनालिसिस भी हो रहा होगा, साथ में पैरेलल जो है डिज़ाइन और कोडिंग की एक्टिविटीज़ भी हो रही होंगी। तो ये फास्ट ट्रैकिंग है और हमें हेल्प करती है टू रिड्यूस द और शॉर्टन द प्रोजेक्ट स्केड्यूल। लेकिन इसके अंदर एक रिस्क इन्वॉल्व है, एंड दैट इज द रिस्क ऑफ लेंथनिंग द प्रोजेक्ट स्केड्यूल। व्हाट डज इट मीन? When we do parallel activities, then we need some setup time, or sometimes we are in hurry to do the task in parallels, and if we do it in hurry, then quite possible कि हम जो काम कर रहे हैं that is not up to the mark, और हम वहाँ पे क्वालिटी के ऊपर compromise कर जाएं और बाद में हमें उसको ज़्यादा रीवर्क की तरफ जाना पड़े। तो इसीलिए ये इसके अंदर जो ये रिस्क है रीवर्क का वो भी इन्वॉल्व है। और अगेन जब हमने पहले बात की कि क्रिटिकल पाथ जो है इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर द एक्टिविटीज़ एंड क्रिटिकल पाथ, और क्रिटिकल पाथ का डेटा को अगर आप मॉनिटरिंग करेंगे और उसको फ्रीक्वेंटली अपडेट करेंगे तो ये हेल्पफुल होगा फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट स्केड्यूल। तो अगर आप ऑन टाइम नहीं है और किसी वजह से कोई एक्टिविटी डिले हो रही है, तो यूजिंग दीज डिफरेंट टेक्निक्स जो भी हमने डिस्कस की हैं, हम प्रोजेक्ट स्केड्यूल को जो है किसी हद तक बैलेंस कर सकते हैं, या जो हमारा आइडियल और इनिशियल प्लान था उसके मुताबिक जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और हमें जब हम किसी क्रिटिकल जो पाथ के ऊपर डेटा है उसके हवाले से चेंजेस आती हैं, और उसको फिर हमें डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए ताकि वो हर जगह प्रॉपरली कम्युनिकेट हो और किसी को उसके हवाले से कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। और डेफिनेटली हमें जब डिसीजंस लेने हैं तो हमारे डिसीजंस जो है वो अपडेटेड जो डेटा है उसकी बेस के ऊपर होने चाहिए, तभी वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। अगर हमारे पास अपडेटेड डेटा नहीं होगा और अगर हम वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। नाउ वी डिस्कस अनदर टेक्निक दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल चेन स्केड्यूलिंग टू स्केड्यूल द प्रोजेक्ट, और इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। ये एक मैनेजमेंट की थ्योरी है और इसके अंदर ये अजम्पशन है कि इफ़ वी कंसीडर अ चेन दैट इज़ विद द वीकेस्ट लिंक, तो वो वीकेस्ट लिंक जो है
वो किसी एक स्पेसिफिक रिसोर्स के साथ एसोसिएटेड होगा। अगर उस स्पेसिफिक रिसोर्स को अवेलेबल किया जाए तो हम जो है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरह से हम इसको यूं भी दे सकते हैं सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू में कि सिस्टम के अंदर या किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक ऐसा स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट हो सकता है जो कि किसी स्पेसिफिक रिसोर्स के साथ, उसकी अवेलेबिलिटी के साथ लिंक्ड होगा। अगर हम उसकी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करेंगे तो हम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे और ज़्यादा चांसेस हैं कि हम अपने स्केड्यूल को जो प्लान किया है उसको मीट करेंगे। तो क्रिटिकल चैन स्केड्यूलिंग जो है वो कंसीडर करती है लिमिटेड रिसोर्सेज को टू क्रिएट द स्केड्यूल, और उसके अंदर वो क्या करती है, क्रिटिकल चैन स्केड्यूलिंग की टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जो हर एक्टिविटी के ऊपर जो फ्री स्लैक की हम बात कर रहे थे उसको अवॉइड करते हैं और उसकी बजाय वी इंक्लूड बफर टू प्रोटेक्ट द कंप्लीशन डेट। और इस बफर को हम आगे अभी डिटेल में देखते हैं। We try to make available the limited resources or the critical resources, और critical chain scheduling में हम अवॉइड करते हैं मल्टीटास्किंग को। और मल्टीटास्किंग वही है कि हम rather than के sequentially काम करें, हम पैरेलल में काम करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जो है चंक्स के अंदर एग्जीक्यूट करें और परफॉर्म करें। और ये फ्री जो स्लैक या फ्री जो फ्लोट है, जो टाइम फॉर एवरी एक्टिविटी, उसको अवॉइड करती है बेस्ड ऑन टू डिफरेंट थ्योरीज। द फर्स्ट वन इज द मर्फीज लॉ, एंड इट सेज दैट इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल, कि अगर आप किसी आप उसको रोक नहीं सकते, इट विल परफॉर्म इन द वे दैट इट वांट्स टू। तो इट मीन्स कि आप अगर किसी एक्टिविटी के हवाले से कोई फैक्टर्स कुछ या कुछ ऐसा रिसोर्सेज हैं जो कि चाहिए और अवेलेबल नहीं है, तो वो आप अवेलेबल नहीं कर सकते हैं। तो फ्री जो फ्लोट है, जो फ्री टाइम जो आप किसी एक्टिविटीज़ को, हर एक एक्टिविटी को असाइन कर रहे हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए और उसकी बजाय हमें प्रोजेक्ट बफर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हम अभी एक और जो थ्योरी जिसकी बात कर रहे हैं, दैट इज़ द पार्किंसंस लॉ, and it is work expands to fill the time allowed। और ये भी quite natural है, आप इससे एग्री करेंगे कि जितना ज़्यादा टाइम दिया जाता है किसी टास्क को करने के लिए, तो हम उतने ही ज़्यादा जो है वो रिलैक्स्ड होते हैं और उसको उतने ही टाइम में करते हैं जो कि हमें अलाउ किया गया है। और आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि अगर दो दिन के लिए काम दिया गया और वो पहले दिन में ही कर लिया जाए, हम उसको 2 दिन के ऊपर ही लेके जाते हैं। तो इसीलिए ये जो क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग की टेक्निक है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को फ्री टाइम देने में या असाइन करने में हमें ज़्यादा इनकरेज नहीं करती, और ये प्रेफर करती है प्रोजेक्ट बफर को और फीडिंग बफर्स को एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल बफर्स, जो डिफरेंट टास्क के जो बफर्स हैं। और प्रोजेक्ट बफर क्या होता है कि जो आपकी एक्चुअल कंप्लीशन या प्लान जो कंप्लीशन डेट है प्रोजेक्ट की, उससे पहले कुछ फ्री टाइम आपके पास हो जिसके अंदर आप कोई एक्टिविटी अगर डिले होती है तो वो कर सकें। और फीडिंग बफर क्या होते हैं कि जिसमें आप किसी क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो है एक्स्ट्रा टाइम एट द एंड ऑफ दैट क्रिटिकल पाथ आप साइन करते हैं या रिजर्व करते हैं, ताकि अगर कोई वहाँ पे डिले अगर होता है तो आप उसको यहाँ पे मैनेज कर सकें। यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, ये स्लाइड के ऊपर एक सिंपल सी एग्जांपल दी गई है और इस एग्जांपल के ऊपर क्रिटिकल चेन जो है वो उसको आइडेंटिफाई किया गया है विद डॉटेड लाइन, और एक्स जो है वो एक स्पेसिफिक रिसोर्स के हवाले से जो टास्क हैं, ठीक है, टास्क जिसने ऐसे टास्क जो कि उस एक स्पेसिफिक रिसोर्स जो कि लिमिटेड है और जिसकी अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम हो सकता है, उससे रिलेटेड ये टास्क हैं। और इनको आप अगर आप देखें तो एक प्रोजेक्ट बफर जो है इंक्लूड किया गया है, दैट इज टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट से पहले कुछ फ्री टाइम रखा गया है। और दूसरे आप देख सकते हैं
कि एक फीडिंग बफर है, और फीडिंग बफर जो है वो कोई स्पेसिफिक जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं क्रिटिकल पाथ के ऊपर, वहाँ पे टास्क के लिए रादर देन कि इंडिविजुअल टास्क के लिए हो, वो उस पाथ के ऊपर हमने उसको असाइन किया है या रिजर्व किया है। और ये एक एग्जांपल हमें हेल्प करती है क्रिटिकल चेन को समझने में। यहाँ पे देखें एक मल्टीटास्किंग की एग्जांपल दी गई है ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की। जो हमने पीछे बात की कि क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग जो है वो मल्टीटास्किंग को अवॉइड करती है। वो अवॉइड इसलिए करते हैं कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप एक एक्टिविटी को कंप्लीट किए बगैर अगर दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, यू अगेन नीड द सेटअप टाइम टू इनिशिएट और रीस्टार्ट दैट एक्टिविटी, और इससे जो है वो क्वाइट पॉसिबल है कि स्केड्यूल डिलेस मजीद आए। अब फर्स्ट वन इज विदाउट डिले। इस फिगर के अंदर देखें सिक्वेंशियल एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म हो रही हैं। टास्क 1 10 डेज रिक्वायर्ड है, फिर टास्क 2 एंड सिमिलरली टास्क 3। तो टोटल जो है 30 डेज में ये तीनों टास्क कंप्लीट होंगे। टास्क 1 आफ्टर 10 डेज, टास्क 2 आफ्टर 20 डेज एंड टास्क 3 आफ्टर 30 डेज। अगर हम मल्टीटास्किंग करते हैं और वी असाइन 5 डेज टू ईच टास्क, तो टास्क 1 जो है देखें वो दूसरा जो लोअर पोर्शन है इस फिगर का, उसमें टास्क 1 आफ्टर 20 डेज कंप्लीट हो रहा है, और टास्क 2 जो है आफ्टर 25 डेज, एंड टास्क 3 जो है वो 30 डेज में। तो ये एनीवेज डिफरेंट टेक्निक्स के अपने ट्रेड ऑफ हो सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग के अंदर इसको अवॉइड किया जाता है कि आप मल्टीटास्किंग करें। और रीज़न मैंने आपको बता दी कि क्वाइट पॉसिबल कि ये और डिले जो है उसको इंट्रोड्यूस कराए। Now we discuss another technique, and that is called program evaluation and review technique। PERT चार्ट भी हम इसे कहते हैं, और अगेन ये भी नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं इसका, और ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, प्रोजेक्ट स्केड्यूल एस्टिमेट के लिए जिसके अंदर अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वो जो हमने 3 डिफरेंट तरह के, जिसको हमने 3 पॉइंट एस्टिमेट कहा था, उसको कंसीडर करते हैं PERT चार्ट के लिए, PERT कैलकुलेशन के लिए। जब हम टाइम एस्टिमेट करते हैं, इसको हम वेटेड एवरेज ड्यूरेशन एस्टिमेट कहते हैं। और वो जो 3 डिफरेंट हमारे पास एस्टिमेट्स थे वो थे ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट्स। अब इसके अंदर आप देखें कि नीचे फार्मूला गिवन है कि PERT वेटेज एवरेज अगर हमने कैलकुलेट करनी है, वी हैव ऑप्टिमिस्टिक टाइम and then we add it with the 4 times of most likely time and also the pessimistic time, and then we find the average, and average obviously इसको 6 पे डिवाइड करने से हमारे पास वो weighted average आएगी जो कि हमें एस्टिमेट देगी बेस्ड ऑन दिस टेक्निक। PERT के हवाले से एक और बात अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये जो एस्टिमेट्स हैं ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली, वो कहाँ से आएंगे? वो डेफिनेटली एक्सपर्ट जजमेंट होगी, और प्रोजेक्ट टीम के एस्टिमेट्स हो सकते हैं जो लोग प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वॉल्व हैं। और ये ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर हम PERT को यूज़ करेंगे तो हमें एज़ कम्पेयर टू कि डायरेक्ट एस्टिमेट करें, ये जो एस्टिमेट होगा वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगा। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट कंट्रोलिंग द स्केड्यूल। और कंट्रोलिंग द स्केड्यूल अगेन रिलेटेड है प्रोग्रेस मॉनिटरिंग से, और ये इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल का पार्ट है, या इन अदर वर्ड्स प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का पार्ट है कि हम कंट्रोल करें प्रोजेक्ट स्केड्यूल को। एंड ऑब्वियसली जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास स्केड्यूल अपडेट इंफॉर्मेशन हो। वी मस्ट नो अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट स्केड्यूल, कि हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, क्या हमें कुछ ट्रेड ऑफ करने होंगे, क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे। एंड वी आल्सो हैव टू आइडेंटिफाई डिफरेंट फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द स्केड्यूल, और उसको कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोलिंग द स्केड्यूल का प्लान है। इफ़ वी आर बिहाइंड द स्केड्यूल,
तो हमें स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करना होगा, क्या हमें प्रोजेक्ट के स्कोप को चेंज करना है या हमें कॉस्ट को जो है वो इंक्रीज़ करना है। तो अगेन ट्रिपल कंस्ट्रेंट की बात है और इसके अंदर हमें अपनी जो टॉप मैनेजमेंट है उसको ट्रस्ट में लेना होगा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं प्रोजेक्ट के हवाले से वो सारों को जो है हमें इन्फॉर्म करना होगा और इन्फॉर्म्ड रखना होगा। और फिर अगर चेंजेस अगर होती हैं तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली जो है स्केड्यूल अपडेट्स और जो बाकी अपडेट्स हैं वो भी सारी हमें करनी होंगी। इसके लिए जो मेन इनपुट्स हैं वो ऑब्वियसली जो पहला डॉक्यूमेंट है, जो की डॉक्यूमेंट है, जो हर प्रोसेस के अंदर हर जो डिफरेंट नॉलेज एरियाज़ हैं उनके अंदर हमें रिक्वायर्ड है, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, क्योंकि वो एक डिटेल्ड प्लान है जिसके अंदर बाकी सारे भी प्लान उसका पार्ट है। और प्रोजेक्ट स्केड्यूल और वर्क परफॉर्मेंस डेटा जो है वो हमें चाहिए होगा, जो प्रोग्रेस जो हो रही है प्रोजेक्ट के ऊपर उसके हवाले से जो हमारे पास डेटा है वो हमें रिक्वायर्ड होगा। और मेन आउटपुट्स जो हैं इसकी वर्क परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स हैं। हम अगेन कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात करते हैं, उसको एवेलुएट करने की बात करते हैं। और एंड इफ़ वी नीड सम चेंज सो वी इनिशिएट वी जनरेट द चेंज रिक्वेस्ट। और ये भी हो सकता है कि जो कुछ हमने लर्न किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको जो है लेसन लर्नड रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पे जनरेट करें और वो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिशियल होंगी, यूज़फुल होंगी कमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर। डिफरेंट टूल्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल द स्केड्यूल, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज़ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम जनरेट होती रहती हैं। ये वीकली भी हो सकती हैं, बाई वीकली या मंथली, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है या प्रोजेक्ट की नेचर क्या है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं आपको ये देखने में कि स्केड्यूल क्या आप सही तरह से जैसे प्लान किया था वैसे ही एग्जीक्यूट भी हो रहा है या फिर आप बिहाइंड द स्केड्यूल हैं। और फिर सेकंड जो आपके पास टूल है दैट इज स्केड्यूल चेंज कंट्रोल सिस्टम, और इसको मैं कहूँगा कि इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल सिस्टम, जिसमें जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एक चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है और चेंज कंट्रोल बोर्ड के अंदर सारे की स्टेक होल्डर्स होते हैं और वो की स्टेक होल्डर्स जो है वो बैठ के डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या चेंजेस होनी चाहिए। तो स्कोप के हवाले से हो चाहे वो टाइम के हवाले से हो, कॉस्ट के हवाले से हो, वो चेंज कंट्रोल सिस्टम के थ्रू ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट और इफेक्टिव होगी। और इसी तरह से स्केड्यूल कंपैरिजन बार चार्ट्स, जो कि हमने एक एग्जांपल देखी ट्रैकिंग गैंट चार्ट कि उसके अंदर हम देख सकते हैं कि व्हाट वी प्लान्ड एंड व्हाट वाज द एक्चुअल एग्जीक्यूशन। तो उसके थ्रू हम अपनी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, स्पेशली स्केड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं या हम जस्ट ऑन टाइम है। और वेरिएंस एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना कुछ जो है वेरी कर रहा है हमारा स्केड्यूल प्लान के साथ। और फिर इसी तरह से व्हाट इफ सिनेरियो एनालिसिस भी पॉसिबल हैं कि आप इस तरह से देखते हैं डिफरेंट सिनेरियोज को क्रिएट करके कि अगर कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो फिर किस तरह से वो स्केड्यूल को अफेक्ट करेगा, या अगर आप ज़्यादा रिसोर्सेज किसी टास्क को या किसी एक्टिविटी को असाइन करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो डिफरेंट ट्रेड ऑफ्स इनफैक्ट जो है वो आप देख सकते हैं। और इसी तरह से एडजस्टिंग लीड्स एंड लैग्स कि अगर आपने कोई टास्क जो है वो पहले कर लिया है या किसी टास्क में आप स्केड्यूल से प्लान से पीछे रह गए हैं तो आपने उसको कैसे एडजस्ट करना है, कहाँ पे आप किसी टास्क को डिले कर सकते हैं और कहाँ पे आपको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए उस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली या इन टाइम जो है वो कंप्लीशन के लिए। तो ये भी एक टूल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट स्केड्यूल की कंप्रेशन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हमने उसको डिस्कस किया, जिसमें हमने क्रैशिंग की बात की और फास्ट ट्रैकिंग की बात की। तो ये डिफरेंट टूल्स जो हैं आपको हेल्प आउट करते हैं स्केड्यूल कंट्रोल करने में कि इन केस इफ़ यू आर बिहाइंड द स्केड्यूल यू कैन ऐड मोर रिसोर्सेज और यू कैन डू एक्टिविटीज़ इन पैरेलल।
और उसके थ्रू जो है आप उसको कंपनसेट करते हैं या आप स्केड्यूल को अपने कंप्रेस करते हैं। और ऑब्वियसली ये सारे जो डिफरेंट टूल्स या टेक्निक्स हैं, इनमें मैनुअल बहुत कम होता है। ऑल्दो वी नीड एक्सपर्ट जजमेंट, हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो टीम है वो हमारी स्किल्ड हो, और लेकिन हमें अगेन टूल चाहिए होगा, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसके थ्रू हम ये सारे टास्क कर रहे होंगे, जिसके थ्रू ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। और डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स अवेलेबल हैं, आप गूगल करें तो आपको बहुत सारे डिफरेंट तरह के डिफरेंट लेवल्स के जो है वो सॉफ्टवेयर या टूल्स अवेलेबल होंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जो छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए डिफरेंट तरह की जो कंपैरेटिवली जो चीप सॉफ्टवेयर हैं वो अवेलेबल होंगे। और अगर आप लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, जो मल्टी लोकेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए जो है आपको टूल्स चाहिए तो वो डेफिनेटली ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने स्केड्यूल को ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हैं या कैसे हम उसको ज़्यादा अच्छा एस्टिमेट कर सकते हैं स्केड्यूल को। उसके हवाले से कुछ हमारे पास रियलिटी चेक्स हैं एंड वी डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज़ के हमें जो रियलिस्टिक गोल अपने सेट करने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कोई प्रोजेक्ट है, सपोज आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और डिलीवर करना है, और आप अंडरस्टैंड करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के साइज़ को देखते हुए, इसकी नेचर को देखते हुए आप इसको 6 मंथ्स टाइम चाहिए, एंड इफ़ यू एस्टिमेट फॉर 3 मंथ्स टाइम और आप उसको बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके कहते हैं और सोचते हैं, तो ये रियलिस्टिक प्लान नहीं है। तो इसीलिए फर्स्ट वी शुड सेट द रियलिस्टिक स्केड्यूल गोल्स, और फिर उसके बाद हमें जो है ड्राफ्ट वर्जन्स जो है वो प्रिपेयर करने चाहिए और उनको रिव्यू करना चाहिए। जैसे हमने पहले बात की कि जब मल्टीपल आइटरेशंस होंगी, जो डिफरेंट हमारे प्रोसेस हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, उनको जब हम मल्टीपल टाइम जो है वो रिव्यू करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा फाइनल जो स्केड्यूल होगा, जो प्रोजेक्ट स्केड्यूल जो प्लान होगा, वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगा। तो ड्राफ्ट वर्जन्स को रिव्यू करके और चेंजेस करके हम ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट स्केड्यूल एस्टिमेट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हमें प्रोजेक्ट जो है स्केड्यूल वो डिटेल्ड जो है वो प्लान करना चाहिए। जितना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा, जितनी डिटेल्ड एक्टिविटीज़ को हम जो है एलेबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके लिए प्रॉपर एस्टिमेट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ साथ ये भी है कि हमें स्टेक होल्डर्स, जो भी की स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी अप्रूवल चाहिए होगी। उनकी अप्रूवल इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी एक्टिविटी को एस्टिमेट करते हैं और उससे रिलेटेड अगर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और स्टेक होल्डर्स में आपकी टॉप मैनेजमेंट भी हो सकती है, आप कोई रिसोर्स असाइन कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को और टॉप मैनेजमेंट की अप्रूवल नहीं है और वो कोई क्रिटिकल रिसोर्स है जो कि और कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी रिक्वायर्ड हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो डेफिनेटली बाद में कन्फ्लिक्ट आएंगे और आपका जो प्रोजेक्ट स्केड्यूल है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि वी नीड इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट फ्रॉम ऑल प्रोजेक्ट टीम इंक्लूडिंग द टॉप मैनेजमेंट, our primary customer or the sponsor, and all other key stakeholders. If they all are involved in planning, then we will get the more realistic schedule. अगर ऐसा नहीं होगा, अगर सबकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, सारे ऑन द बोर्ड नहीं होंगे, तो फिर शायद स्केड्यूल जो है वो इतना रियलिस्टिक नहीं होगा। एक और जो इम्पोर्टेंट इसमें इशू है वो ये है कि प्रोग्रेस मीटिंग्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, और प्रोग्रेस मीटिंग्स जब होंगी एंड स्टेक होल्डर्स विल बी इन्वॉल्व्ड इन ऑल द डिसीजंस, देन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो आपके स्केड्यूल चेंजेस हैं और जो भी आपके रिवाइज्ड प्लान होंगे वो ज़्यादा रियलिस्टिक होंगे और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा स्टेक होल्डर्स के ऊपर भी और आपके प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्रोग्रेस के ऊपर भी। तो ये सारे जो की फैक्टर्स हैं कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को ज़्यादा रियलिस्टिक और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं।
आज के लेक्चर को हम समराइज़ करते हैं और हमने एक बात की स्टार्ट के अंदर स्केड्यूल को डेवलप करने के हवाले से। पिछले लेक्चर में हमने गैंट चार्ट को डिस्कस किया था। उसके बाद फिर आज के लेक्चर के अंदर हमने ट्रैकिंग गैंट चार्ट की बात की कि कैसे हम जो प्लान डेट्स हैं और जो एक्चुअल डेट्स हैं, जिस तरह से हमारे टास्क एक्टिविटी एग्जीक्यूट हुई है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। और ट्रैकिंग गैंट चार्ट इज़ वंडरफुल टूल जो कि इजी भी है क्रिएट करना भी और उसको अंडरस्टैंड करना भी। और फिर उसके बाद हमने एक और इम्पॉर्टेंट मेथड की बात की और क्रिटिकल पाथ मेथड। और इसमें हमने अगेन ये देखा कि नेटवर्किंग टेक्निक ही है ये डायग्रामिंग, जिसमें हम नोड्स बनाते हैं, एक्टिविटीज़ को ड्रा करते हैं, उसकी डिपेंडेंसीज़ को जो है वो शो करते हैं फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अदर एक्टिविटी, कि कैसे एक एक्टिविटी फिनिश हो रही है, दूसरी एक स्टार्ट हो रही है। और उसमें हम फिर देखते हैं कि कौन सा जो पाथ है वो लॉन्गेस्ट पाथ है। और उस लॉन्गेस्ट पाथ को हमने कहा था कि इट इज़ क्रिटिकल पाथ, और उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है क्योंकि क्रिटिकल पाथ ही इनफैक्ट आपको वो अर्लीस्ट टाइम बता रहा होता है, वो शॉर्टेस्ट टाइम बता रहा होता है जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और अगर क्रिटिकल पाथ की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी और उसके ऊपर एक्टिविटीज़ डिले होंगी तो वो अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन है उसको डिले करेंगी, तो उसको देखना ज़रूरी है। फिर उसके अंदर हमने ये भी कहा कि एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं और उन सब को मॉनिटर करना जो है, उस सब के ऊपर एक्टिविटीज़ को देखना जो है वो ज़रूरी है। और ये भी हमने देखा कि क्रिटिकल पाथ विद द पैसेज ऑफ टाइम कैन चेंज। किसी एक टाइम के ऊपर कोई एक क्रिटिकल पाथ होगा एंड क्वाइट पॉसिबल कि कोई और पाथ जो है वो किसी एक्टिविटी की डिले की वजह से, रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी की वजह से उसके अंदर ड्यूरेशन जो है वो जो एस्टिमेट है टू कंप्लीट द टास्क वो बढ़ जाए और फिर वो क्रिटिकल जो है पाथ कंसीडर होगा। और उसी तरह से उसको मॉनिटर करना और उसको देखना भी ज़रूरी होगा। और उसके बाद फिर हमने बात की कि हम स्केड्यूल ट्रेड ऑफ कर सकते हैं यूजिंग क्रिटिकल पाथ मेथड। और उसके अंदर फ्री स्लैक और टोटल स्लैक हमने कहा कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो अर्ली स्टार्ट हो सकती हैं और अर्ली फिनिश हो सकती हैं विदाउट डिलेइंग द इमीडिएट एक्टिविटीज़, और उसको डिले भी किया जा सकता है। और इसको हमने देखा और इसको हमने कहा कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, इस चीज़ को भी हमने डिस्कस किया। और फिर हमने बात की कि हम कैसे शॉर्टन कर सकते हैं प्रोजेक्ट स्केड्यूल को। और उसके अंदर जो दो की एक्टिविटीज़ या की टेक्निक्स जो हमने डिस्कस की, दैट वाज क्रैशिंग। क्रैशिंग के अंदर हमने बात की कि हम ज़्यादा और जो है रिसोर्सेज को ऐड कर लेते हैं या असाइन करते हैं किसी टास्क को, और कॉस्ट हमारी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन हम जो है स्केड्यूल को शॉर्टन कर लेते हैं। और हमेशा ये कॉस्ट और टाइम का जो है ट्रेड ऑफ होता है। और इसी तरह से फास्ट ट्रैकिंग की बात की कि फास्ट ट्रैकिंग में हमने कहा कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ को हम पैरेलल में कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू सीक्वेंशियल एक्टिविटी के सीक्वेंशियल में करने की बजाय पैरेलल में होंगी। लेकिन इसका अपना एक रिस्क है कि डिफरेंट जब एक्टिविटीज़ को पैरेलल में करेंगे या अपने टाइम से पहले करना चाहेंगे तो क्वाइट पॉसिबल कि वो हमें रीवर्क की तरफ ले जाएं, वो उस तरह से क्वालिटी वर्क ना हो और फिर वो कास्ट को अल्टीमेटली बढ़ाएगा और स्केड्यूल को भी बढ़ाएगा। तो हमें इसमें केयरफुल होना चाहिए। फिर हमने क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग की बात की और उसमें हमने कहा कि समटाइम्स कोई रिसोर्स ऐसा होता है कि जिसकी अवेलेबिलिटी क्रिटिकल होती है किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर, और उसको हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि वो कौन से टास्क हैं जिसके अंदर वो रिसोर्स चाहिए। और हम रादर दैन के हर एक्टिविटी के साथ जो है वो फ्री टाइम को ऐड करें, हम प्रोजेक्ट बफर क्रिएट करते हैं या हमारे पास फीडिंग बफर होता है, उस पाथ के ऊपर अगर हम थोड़ा सा टाइम कहीं पे ऐड कर दें एज़ कम्पेयर टू साइनिंग द टाइम टू इंडिविजुअल एक्टिविटी या इंडिविजुअल टास्क, तो वो ज़्यादा हमारे पास अच्छा एक मेथड है। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट स्केड्यूल को कंट्रोल करने की बात की। उसके अंदर हमने डिस्कस की डिफरेंट
की पॉइंट्स के कैसे ज़्यादा अफेक्टिव जो है स्केड्यूल कंट्रोल हो सकता है इफ़ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर ऑन द बोर्ड, वो इन्वॉल्व हैं डिसीजंस के अंदर, चेंज कंट्रोल बोर्ड के अंदर हैं, और जो भी डिसीजंस हो रहे हैं उनको अपडेट किया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से होपफुली प्रोजेक्ट स्केड्यूल जो है उसको कंट्रोल करेंगे। और अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट को अफेक्ट करता है। ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट्स को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि टाइम, कॉस्ट और जो क्वालिटी है, वो तीनों ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो कि प्रोजेक्ट फेलियर या प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अगेन ये तीनों जो है कंपीटिंग फैक्टर्स हैं। अगर किसी एक टास्क को, जो एक फैक्टर को इसमें से हम कम या ज़्यादा करते हैं तो फिर वो दूसरा या एक से ज़्यादा जो बाकी फैक्टर्स हैं वो उससे अफेक्ट होते हैं। जैसे कि अभी हमने इसमें देखा कि अगर हमने स्केड्यूल को शॉर्टन करना है तो हमें टाइम को या और रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा, अदरवाइज़ हम उसको नहीं कर सकते। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो डिफरेंट टूल्स थे और जो रिमेनिंग हमारे की प्रोसेसेस थे, one of those key processes was controlling the schedule, उसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।